My dear students, here I stood before you once again to make you aware and more alert about a very significant issue of your environment, geography, economy, means multidimensional aspect having title forest. तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जंगल पर्यावरण, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा तत्व वर्तमान परिवेश में बना हुआ है। खास करके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और मौसम परिवर्तन, ओजोन डिप्लेशन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम को देखते हुए ये जो कंटेंट है फॉरेस्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको डिफरेंट लेवल पर देखने, जानने और समझने की ज़रूरत है। आज मैं आपके सामने इसका लीगल एस्पेक्ट, इसका कानूनी पक्ष आपके सामने रखने वाला हूँ। फॉरेस्ट का कानूनी पक्ष या लीगल पक्ष आपके सामने रखने वाला हूँ। इसका वस्तुतः मतलब क्या होता है? इसका बेसिक मौलिक सामान्य मतलब ये होता है कि इंडिया में ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली जो फॉरेस्ट और माउंटेन एरियाज थे, वहाँ जो रिसोर्सेज था, उसका ऑनरशिप एक तरह से वहाँ के जो लोकल्स थे, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी के नाम से जाना गया, उनके हाथ में रही। जो मेन स्ट्रीम प्लेन रीजन के जो बड़े बड़े राजे होते थे, महाराजे होते थे, किंग्स होते थे, इंपीरियर होते थे, वो डायरेक्ट फॉरेस्ट और माउंटेन एरिया से रिसोर्स ऑब्टेन नहीं करते थे, बल्कि वह वहाँ के चिफ्टन्स जो होते थे, कबीले के जो सरदार होते थे, उनको भी अपना ऑर्डर प्लेस करते थे। और एक तरह से एक कहिए कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो इंडिया में था ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली, वो फॉरेस्ट और माउंटेन एरिया का ऑनरशिप वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स जो थे, नेचुरल शेड्यूल ट्राइब के लोग, आदिवासी लोग, वनवासी लोग, उनको दे के चलते थे। और माउंटेन और फॉरेस्ट के रिसोर्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी यूज करता भी था, तो उनको सम्मान देते हुए ऑर्डर उनके चीफनेट्स को, उनके सरदार को प्लेस करते थे, और उनका सरदार जो था वो उसको सप्लाई करता था मेन स्ट्रीम सोसाइटी को। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उनको इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्स का उन्होंने एक सर्वे कराया, और उसके बाद उनको पता चला कि यहाँ तो बहुत लार्ज स्केल पर ऐसे डेंस फॉरेस्ट हैं जहाँ से टिम्बर या इमारती लकड़ियाँ बड़ी मात्रा में मिल सकती है। और आप याद करिए, वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में शासन शुरू की है, सबसे पहले बंगाल में 1765 में। तो उस समय ब्रिटिश का जो ओवरसीज ट्रेड था और जो उनका इंटरनेशनल लेवल पर सारे महासागरों में तैनात जो नौसेना थी, उसके लिए लार्ज स्केल पर ए लॉट ऑफ नंबर क्या था, उनको जहाज की ज़रूरत थी। और उन जहाज़ों के निर्माण का उस समय जो मेन रिसोर्स था वो लकड़ी ही था, टिम्बर ही था। तो जहाज रानी ब्रिटिश ट्रेड के लिए जहाज बनाने में, और फिर ब्रिटिश नौसेना की ज़रूरत को पूरा करने में, लार्ज स्केल उनको टिम्बर की जो ज़रूरत थी उसको उन्होंने सेटिस्फाई किया इंडिया के फॉरेस्ट से। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपके सामने फॉरेस्ट का लीगल एस्पेक्ट, इसका संवैधानिक कानूनी पक्ष आपके सामने आज रखने वाला हूं, तो यहाँ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि भारत में पारंपरिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से जंगलों और पहाड़ों के मालिक वहाँ के जो मूल निवासी थे, आदिवासी, उनको माना जाता था। और मुख्य धारा के जो समाज थे, प्लेन एरियाज के जो बड़े बड़े एम्पायर्स और किंग्स थे, या जो सोसाइटी थी, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ का जो चिफ्टेंस होता था, सरदार होता था आदिवासियों के कबीले का, वो माउंटेन के और जंगल के रिसोर्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी को सप्लाई करता था। मतलब नियंत्रण उनका होता था, मालिकाना हक जंगल और पहाड़ पर उनका होता था, आदिवासियों का। इंडिया के ट्रेडिशनल अरेंजमेंट में ये बात थी। जब ब्रिटिशर्स आए और 1765 के बाद बंगाल जब उनके हाथ में आया, तो उन्होंने जंगलों के अंदर इंक्रोचमेंट, माउंटेन के अंदर इंक्रोचमेंट मिनरल्स के लिए और टिम्बर के लिए शुरू कर दिया।
क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होने के दौर में था या शुरू लगभग हो चुका था। वो ओवरसीज मार्केट के मेन स्ट्रीम लीडिंग प्लेयर बन चुके थे, तो मैन्युफैक्चरिंग का लेवल उनका बहुत हाई था और रॉ मटेरियल के रूप में उनको ये बेहतर संसाधन नजर आया पहाड़ों के अंदर और जंगलों के अंदर। तो वे वहाँ सीधा एंट्री करने का प्रयास किया, आदिवासियों ने उनका भारी विरोध किया, फलस्वरूप भारत में आदिवासियों का इनका संघर्ष शुरू हो गया और उसका एक लंबा इतिहास है, तिलका मांझी से लेके बिरसा मुंडा से लेके अलमुरी सीताराम राजू तक। तो उस बनवासी समाज वाले सेक्शन को हम लोग अलग देखेंगे। यहाँ ये देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो उसने इंडिया के ट्रेडिशनल अरेंजमेंट के खिलाफ पहले तो उन्होंने माउंटेन्स एरियाज में और फॉरेस्ट रिसोर्स को ऑक्युपाई करने के लिए सीधे हस्तक्षेप करना शुरू किया। जब भारी विरोध हुआ बाद में उसने उसको लीगल रूप दिया, सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए वन नीति, वन कानून, वन सेवा, विशेष करके ऑफिसर्स क्रिएट किए गए, नेशनल सर्विस विंग क्रिएट किया गया। तो ये सब चीज़ें जब शुरू हुई तो इसको मैं कह रहा हूँ कि भारत में वनों का मतलब संविधानीकरण, कानूनी निरूपण शुरू हुआ। तो इस सेक्शन में जो सबसे पहली बात आपको जाननी है वो है एक्ट ऑफ 1864। 1864 के एक्ट के पीछे जो स्कॉलर हैं वो एक जर्मन स्कॉलर हैं जिनका नाम है डायट्रिच ब्रांडिस। तो इट वाज डायट्रिच ब्रांडिस हु फ्रेम्ड द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट फॉर इंडिया। और ये डायट्रिच ब्रांडिस कौन है? जर्मन स्कॉलर हैं और ये इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको क्या किया है, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, वनों के महानिदेशक के रूप में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ये जर्मन स्कॉलर हैं और इन्होंने ही इंडिया में फर्स्ट फॉरेस्ट लॉ, वन अधिनियम को फ्रेम किया और ये 1864 में हुआ। 1865 में वन सेवा, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल लेवल पर एक राष्ट्रीय सेवा का सर्विस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये हुआ एक साल बाद 1865 में। तो ये इंडिया में आप देख रहे हैं कि लीगल जो हिस्ट्री है फॉरेस्ट का वो शुरू हो रहा है। कब हो रहा है? 1864 में, जब फर्स्ट टाइम डायट्रिच ब्रांडिस जो इंडिया के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट हुए हैं, ये जर्मन स्कॉलर हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट ने इनको क्या किया है, इंडिया का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किया है। तो इंडिया के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन है? डायट्रिच ब्रांडिस। ये कौन है? जर्मन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको अपॉइंट किया है क्या? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। और इन्होंने ही इंडिया के लिए फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट फ्रेम किया, दैट वाज फ्रेम्ड इन और इम्प्लीमेंटेड इन 1864। नेक्स्ट ईयर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी इस्टेब्लिशमेंट के पीछे इन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहा और इन्होंने ही उस सेवा को क्रिएट करने में उसके सारे जो एकेडमिक प्रोसेस थे उसको पूरा किए। तो ये डायट्रिच ब्रांडिस के लीडरशिप में ही इंडिया में फॉरेस्ट का रेगुलेशन शुरू हुआ और वन एक्ट आ गए, वन अधिनियम आ गया और वन सेवा, अखिल भारतीय स्तर पर IFS, भारतीय वन सेवा का गठन हो गया। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए या फॉरेस्ट को लेकर के आगे की स्ट्रेटजी को तय करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंपीरियल इंस्टीट्यूट भी बनाया देहरादून में, जो 1906 में शुरू हुआ। तो 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में बना। तो फर्स्ट फेज की जानकारी आपको कंप्लीट हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं कि इंडिया में फॉरेस्ट का जो रेगुलेशन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कहिए या उसका लीगल एस्पेक्ट कहिए, इसका शुरुआत कब होता है? 1864 में, जब एक जर्मन स्कॉलर डायट्रिच ब्रांडिस को इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया जाता है और यही जनरल डायट्रिच ब्रांडिस इंडिया के लिए फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिनियम फ्रेम करते हैं 1864 में। अगले साल 1865 में यही डायट्रिच ब्रांडिस इंडिया के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा का गठन करते हैं। मतलब अधिकारियों की राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी टीम होगी, एक ऐसा नेशनल सर्विस होगा जिसके अधिकारी सिर्फ और सिर्फ वनों के मेंटेनेंस, कंजर्वेशन, प्रोलिफरेशन और कंट्रोलिंग का काम करेंगे। और फिर इनके लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बना, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहां बना? देहरादून में 1906 में। तो ये दो बातें फर्स्ट फेज में।
सेकेंड फेज में आपको ये जानकारी दूं कि आप ये जानिए कि ये जो फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट इंडिया में बना 1864 में डायट्रिच ब्रांडिस ने जो फ्रेम किया था, इसको 1878 में अमेंड किया गया। कब अमेंड किया गया? 1878 में अमेंड किया गया। और इस अमेंडमेंट में यह किया गया कि फॉरेस्ट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया। फर्स्ट को नाम दिया गया रिजर्व, सेकंड को नाम दिया गया प्रोटेक्टेड, और थर्ड को नाम दिया गया अनक्लासिफाइड या विलेज फॉरेस्ट। फर्स्ट कैटेगरी जो था रिजर्व, उसमें 59% फॉरेस्ट एरिया था, 29% फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड कैटेगरी में था, और ओनली 12% एरिया विलेज फॉरेस्ट या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की कैटेगरी में था। इसका सीधा मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 88% जंगल पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण मतलब इंडिया में स्थापित हो गया। ओनली 12% जो अनक्लासिफाइड रहे, उन्हीं में विलेजर्स, लोकल्स, वहां के फॉरेस्ट कम्युनिटी के जितने लोग हैं, उस सबका जो इंटरफेरेंस होगा, उनका जो एक्सरसाइज होगा, वो सिर्फ विलेज फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में ही होगा। रिजर्व और प्रोटेक्टेड कैटेगरी का मतलब आप समझिए कि रिजर्व कैटेगरी में जो 59% फॉरेस्ट एरिया था, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण हो गया, और प्रोविंशियल लेवल पर कंट्रोल देखा जा सकता है कहां? प्रोटेक्टेड में। कमोबेश यही व्यवस्था आज तक चली है। इसकी नींव रखी गई कब? 1878 में। तो बी रिमेंबर अबाउट दिस सेकेंड इंफॉर्मेशन। इन द ईयर ऑफ 1878 ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया amended the first act that was framed by Dietrich Brandis in 1864 and classifies the forest cover in India into 3 categories. First, reserve; second, protected; third, unclassified और विलेज फॉरेस्ट। 59% जो एरिया था वो रिजर्व कैटेगरी के फॉरेस्ट के अंदर रखा गया, 29% एरिया प्रोटेक्टेड के अंदर रखा गया, और ओनली 12% एरिया अनक्लासिफाइड या विलेज फॉरेस्ट के अंदर था। तो ये जो अनक्लासिफाइड या विलेज फॉरेस्ट के नाम से 12% फॉरेस्ट कवर था, इसी में अब लोकल वहां के शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, मतलब सारे बनवासी लोग या जंगलों पर आश्रित जो लोग हैं, उनका एक्सरसाइज अब सिर्फ और सिर्फ सीमित हो जाएगा इन 12% अनक्लासिफाइड या विलेज फॉरेस्ट तक। और बाकी के जो प्रोटेक्टेड और रिजर्व कैटेगरी के फॉरेस्ट हैं, 59% को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है क्या? रिजर्व, और 29% को रिजर्व कर दिया है प्रोटेक्टेड। अब यहां थोड़ी सी अलर्टनेस ये आपको जरूरी है जानना कि ये जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी का था, उसमें टोटल एंड कंप्लीट बैन नहीं था लोकल्स के आने पर। उसमें जिनको परमिट देती है गवर्नमेंट वो जा सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड का मतलब ये था। और रिजर्व का मतलब था कि जिसमें किसी भी कीमत पर कोई भी सिविलियन का या विलेजर्स का, लोकल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट created by an amendment in the first Forest Act of India that was framed by Dietrich Brandis in 1864। तो 1864 में जो वन अधिनियम भारत में बना था, उसको संशोधित कर दिया गया 1878 में, और जंगलों को 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया इस अमेंडमेंट के जरिए। 59% को कहा गया संरक्षित, 29% को कहा गया संरक्षित, 59% को कहा गया आरक्षित, और 12%, ओनली 12% को विलेज फॉरेस्ट या
अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा गया। और इस 12% में ही लोकल लोगों का, बनवासियों का, आदिवासियों का, स्थानीय लोगों का प्रवेश हो सकता था। ये वहाँ एक्सरसाइज कर सकते थे और वहाँ से फूडर जो भी अपना होता था लाइवलीहुड का, उनका इकोनॉमी पूरा उसी पर बेस्ड होता था। तो अब वो टोटल एंड कंप्लीट लिमिटेड हो गए कहाँ, इन 12% विलेज और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट तक। 59% जो डिक्लेयर हो चुका है क्या, रिजर्व संरक्षित, रिजर्व आरक्षित और प्रोटेक्टेड संरक्षित। तो 59 और 29, 88% जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो इस कैटेगरी के अंदर हैं, प्रोटेक्टेड और रिजर्व। और इस पर गवर्नमेंट का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। तो ये सेकेंड फेज इंफॉर्मेशन हुआ। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। हमने कहा कि मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि भारत में वनों का विधिक इतिहास, लीगल हिस्ट्री क्या है, वन को लेकर के किस तरह की नीतियां भारत में रही हैं, किस तरह की नीतियां कब किसने बनाई है, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, और वर्तमान में जो फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया की है वो क्या है और एक कब अस्तित्व में आया है। तो इसमें सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि इंडिया में फॉरेस्ट का जो रेगुलेशन है वो शुरू होता है कब, 1864 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ने 1864 में डायट्रिच ब्रांडिस, अ जर्मन स्कॉलर को इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करती है। डायट्रिच ब्रांडिस ही इंडिया के लिए फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट फ्रेम करते हैं और यही डायट्रिच ब्रांडिस अगले साल 1865 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा का भी गठन करते हैं या उसमें मेन कंट्रीब्यूशन उसको क्रिएट करने में देते हैं। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट एक्ट फ्रेम हुआ, इंप्लीमेंट हुआ 1864 में और 1865 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद एक मेजर इंफॉर्मेशन दिया था कि 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थापित हुआ, जहां पर आईएफएस के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जानी थी और इन फॉरेस्ट को लेकर के आगे के स्ट्रेटजी के लिए रिसर्च सेंटर के रूप में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून 1906। तो ये तीन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे फेज में हमने ये बात कही आपको कि ये जो फर्स्ट एक्ट फ्रेम हुआ था 1864 में डायट्रिच ब्रांडिस के द्वारा, उसमें अमेंडमेंट किया गया 1878 में और इस अमेंडमेंट के जरिए इंडिया के फॉरेस्ट कवर एरिया को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया और ये 3 ग्रुप हुए। फर्स्ट ग्रुप को कहा गया रिजर्व, जिसमें 59% फॉरेस्ट कवर को रखा गया। 29% फॉरेस्ट एरिया को कहां रखा गया, प्रोटेक्टेड में, और ओनली 12% को विलेज या अनक्लासिफाइड कैटेगरी का फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया। और ये इसका मतलब था, मकसद था कानून के पीछे कि ये जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी के और रिजर्व कैटेगरी के जो 88% हो गए, 59 + 29, तो इस 88% जंगल में, फॉरेस्ट में कंट्रोल अब पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा किसका, गवर्नमेंट का। और यहाँ लोकल लोग, आदिवासी, बनवासी समाज के लोग जो जंगलों पर आधारित थे, उनको अब उसमें प्रवेश नहीं होगा। ये जो लोकल्स हैं, आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, बनवासी समाज हैं, या जो जंगलों के आसपास इलाके के लोग हैं जो जंगलों से विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त करते रहे हैं, उनका आजीविका सीधा उससे संबंध रखता है। तो ऐसे लोगों का जो एक्सरसाइज है वह सिर्फ और सिर्फ 12% अनप्रोटेक्टेड या अवर्गीकृत जंगलों तक ही सीमित होगी। और इस तरह से जंगलों के बड़े हिस्से पर और महत्वपूर्ण जंगलों पर, काफ़ी डेंस और ऊंचे घने जंगलों पर सरकार ने अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। और यही वजह था कि भारत में आदिवासी और बनवासी समाज का अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सीधा संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत में जो ये संघर्ष हुआ, वहाँ भी ध्यान देना है इसके कैरेक्टरिस्टिक को लेके कि ये संघर्ष पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, क्योंकि जंगलों में और पहाड़ों में जो सीधा इंटरफेरेंस हुआ था, उसमें मेन सोसाइटी के, मुख्य समाज के जमींदार और लैंडलॉर्ड्स जो थे, या जो मर्चेंट्स थे, या जो ठेकेदार थे,
तो वो तो इंडियंस लोग ही थे, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग थे, और ये लोग ही जंगलों और पहाड़ों में ब्रिटिश सरकार के ऑर्डर को लेके पहुंचे गए। तो उन्होंने पूरे के पूरे समाज को, जो वनवासी समाज से अलग था, चाहे वो इंडियन थे या ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अंतर नहीं किया, और सबको जो भी बाहरी थे उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। तो शुरुआत में वनवासियों का जो ये संघर्ष था या आदिवासियों का जो संघर्ष था, जो जंगलों और पहाड़ों पर सरकार के नियंत्रण स्थापित करने के प्रतिक्रिया में ही उत्पन्न हुआ था, ये शुरू में टोटल एंड कंप्लीट दिक्कू के खिलाफ था। दिक्कू मीन्स जो भी बाहरी हैं, जो भी एक्सटर्नल हैं, उसमें इंडिया के मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग भी थे, मतलब इंडिया माइनस करके आदिवासी को बाकी जो हमारा समाज है, मुख्य समाज की धारा, तो इसके खिलाफ भी थे। तो सेठों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर और ब्रिटिश अधिकारियों के ऊपर उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, और इसका सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला और बड़ी जीवटता के साथ उन्होंने कई बार संघर्ष किए। लेकिन उनकी संघर्ष की अंततः हार हुई, क्योंकि वे एक बार यूनाइट होकर के सारी जगहों पर ब्रिटिशर्स को चैलेंज नहीं दिए। टुकड़े टुकड़ों में और डिफरेंट समय पर उन्होंने करीब 100-150 सालों तक अपना संघर्ष चलाया। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी सिद्धू कान्हू का विद्रोह हुआ, कभी ताना भगत का हुआ, कभी रानी शिरोमणि का हुआ, कभी बिरसा मुंडा का हुआ, कभी तिलका मांझी का हुआ, कभी गोंडा भगत का हुआ। तो बहुत सारे इनके मूवमेंट्स हुए, लेकिन वो एक साथ नहीं हुए, एक टाइम पर नहीं हुए, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट लोकेशंस पर हुए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको ताकत के बल पर, बंदूक के बल पर दबाती गई। सबसे पहला इंसिडेंट एक शेयर करता हूं आपके साथ, जो शुरुआत माना गया, आप मान सकते हैं, ये भागलपुर से हुई। तिलका मांझी ने भागलपुर के तत्कालीन कलेक्टर जो थे 1784 में, उनको क्लीवलैंड को तीर से मार के मौत के घाट उतार दिया। तिलका मांझी को भी वहीं फिर पकड़ लिया गया था और फांसी दे दी गई थी। तो ये सब जो संघर्ष है, तिलका मांझी से लेके अलमुरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा तक का, ये सब के पीछे शुरुआत जो हो रही है संघर्ष की, वो यहीं से हो रही है कि जंगलों और पहाड़ों पर पारंपरिक रूप से भारत में स्वामित्व था किसका? वनवासियों का, आदिवासियों का। उनकी सहमति से ही मुख्य समाज जो है वो जंगल और पहाड़ के संसाधन का उपयोग करता था। लेकिन अंग्रेजों ने सीधा वहां नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, और उसके अंग्रेजों के नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में उसके कारकुन बनके, उसके ठेकेदार बनके भारतीय समाज के लोग ही जंगलों और पहाड़ों में गए थे। तो उन्होंने पूरे बाहरी समाज के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इसको दिक्कू समाज उन्होंने घोषित कर दिया कि जो भी आदिवासियों के अलावे है भारत में, वो सब हमारे लिए दिक्कू है, बाहरी है, विदेशी है, सब हमारे दुश्मन है। फिर बिरसा मुंडा और अलमुरी सीताराम राजू जैसे लोग आएंगे, और उसके बाद उनका राष्ट्रीयकरण होगा, और वो इस बात को समझ पाएंगे कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी भी क्या है, विवश है। जब तक वो स्वतंत्र था, खुद निर्णय कर रहा था, उसने कभी भी हमको जंगलों और पहाड़ों के स्वामित्व से वंचित नहीं किया। आज वो भी विवश हैं और ब्रिटिश सरकार के आदेश के तहत गुलामी बजा रहे हैं। तो उसके आदेश के तहत वो इस तरह के इंक्रोचमेंट करने के लिए बाध्य हुए हैं। इस तरह का सेंस आदिवासी समाज में अलमुरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने लाया, और तब जाकर के उनका जो मूवमेंट है, जो खिला है, वो सत्याग्रह से प्रेरित हो गया, गांधी जी से प्रेरित हो गया। फिर वे राष्ट्र के मुख्य लड़ाई जो चल रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन की जो मुख्य धारा की लड़ाई चल रही थी, उसमें वे शामिल हो गए। तो देखिए, मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो लीगलाइजेशन हुआ, रेगुलराइजेशन हुआ वनों का, जंगलों का, उसी के साथ वनवासी समाज और दिक्कुओं के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भी, और भारत के जमींदार, मुख्य समाज के जो जमींदार, ठेकेदार, महाजन थे, इनके खिलाफ भी आदिवासी समाज ने बड़े स्तर पर एक संघर्ष शुरू कर दिया, जिसकी दास्तान हम लोग फिर कभी अलग एक सेपरेट वीडियो में विस्तार से करेंगे। तो अब भी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और एक इंफॉर्मेशन और ऐड करता हूं 1927 का। 1927 में क्या होता है कि फिर से एक बार अमेंडमेंट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने उस एक्ट में, फॉरेस्ट एक्ट में, और इस बार एक अच्छा सेंसिटिव प्रयास किया जाता है, और वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 1927 में जो अमेंडमेंट किया, उसके जरिए वाइल्ड लाइफ को फॉरेस्ट एक्ट का हिस्सा बनाया। वाइल्ड लाइफ को उसमें इंक्लूड किया गया। मतलब पहले के जितने भी कानून थे वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों को लेके थे, फ्लोरा को लेके थे। फाउना को पहली बार शामिल किया गया फॉरेस्ट एक्ट में, कब? 1927 में। तो वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड किया गया फॉरेस्ट एक्ट के तहत, और वाइल्ड लाइफ को डिफाइन किया गया, और उसको कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स क्रिएट करने की बात कही गई।
तो वाइल्ड लाइफ का इंक्लूजन हुआ फॉरेस्ट एक्ट में कब? 1927 में। तो मेन फीचर वंस अगेन, फर्स्ट क्या देखा आपने? ये सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा हूं, मेन स्ट्रीम बात अभी बाकी है। तो फर्स्ट इंडिया में फॉरेस्ट का रेगुलाइजेशन कब होता है? 1864 में डायट्रिच ब्रांडिस के द्वारा, जो एक जर्मन स्कॉलर है। यही जर्मन स्कॉलर इंडिया में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को स्टेब्लिश करता है। और फिर फॉरेस्ट के सेक्शन में एक बड़ी बात होती है कि देहरादून में आईएफएस के अधिकारियों के प्रशिक्षण सेंटर के रूप में, ट्रेनिंग सेंटर के रूप में, या फॉरेस्ट के फर्दर स्ट्रेटजी को इस्टेब्लिश करने के लिए रिसर्च सेंटर के रूप में देहरादून इंपीरियल इंस्टीट्यूट बनता है 1906 में। इसके बाद मेजर बात ये कहा कि 1878 में जो फॉरेस्ट एक्ट डायट्रिच ब्रांडिस ने बनाया उसमें अमेंडमेंट किया गया और फॉरेस्ट को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया, प्रोटेक्टेड, रिजर्व और अनक्लासिफाइड। और 1927 में फिर से अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के जरिए फॉरेस्ट एक्ट में वाइल्ड लाइफ को शामिल किया गया। तो ये हमने लीगल एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट इन इंपीरियल इंडिया और ब्रिटिश इंडिया में बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस लेसन में बने रहने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामना आपको परीक्षाओं में यदि इससे सवाल आते हैं और उसका आप भरपूर जवाब देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।